प्यारे श्रोताओं, स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला में, जहां हम इतिहास की गहराइयों, विज्ञान की अद्भुत कहानियों और महापुरुषों के जीवन से जुड़ी प्रेरणादायक गाथाएं आपके कानों तक पहुंचाते हैं। ये है ज्ञान, जिज्ञासा और रोमांच से भरी एक अनोखी यात्रा। तो जुड़िए हमारे साथ और चलिए कदम रखते हैं उस दुनिया में जहां हर कहानी आपको कुछ नया सिखाती है। 20वीं सदी का सबसे महान वैज्ञानिक, वो इंसान जिसने समय, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड को देखने का नजरिया बदल दिया, वो नाम जिसने विज्ञान को नई परिभाषा दी, एल्बर्ट आइंस्टाइन। एक जिज्ञासु बच्चे से लेकर E=mc² जैसे विश्वविख्यात सूत्र तक का सफर, युद्ध, शांति, दर्शन और मानवता की अद्भुत कहानियां। तो आइए सुनते हैं आइंस्टाइन का पूरा जीवन, एक प्रेरणादायक यात्रा, केवल रेडियो पाठशाला के साथ। आज हम लेकर आए हैं विज्ञान के एक ऐसे महानायक की जीवन गाथा जिसने पूरी दुनिया को सोचने का नया तरीका सिखाया। ये कहानी है एल्बर्ट आइंस्टाइन की। जब हम आइंस्टाइन का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत उनकी तस्वीर आती है। सफ़ेद बिखरे बाल, गहरी सोच में डूबा चेहरा और कभी-कभी शरारती अंदाज में बाहर निकली जीभ वाली तस्वीर। लेकिन आइंस्टाइन सिर्फ एक महान वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि एक दार्शनिक, मानवतावादी और युगांतरकारी विचारक भी थे। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि जिज्ञासा और स्वतंत्र सोच किस तरह पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदल सकती है। क्यों है आइंस्टाइन महत्वपूर्ण? आइंस्टाइन से पहले भौतिकी की दुनिया न्यूटन के नियमों और शास्त्रीय यांत्रिकी, क्लासिकल मैकेनिक्स के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में आइंस्टाइन ने अपने विचारों से ये साबित कर दिया कि ब्रह्मांड उतना सरल और स्थिर नहीं है जितना हम समझते थे। उनका सिद्धांत सापेक्षता, रिलेटिविटी ने समय और स्थान को ही लचीला बना दिया। उनका प्रसिद्ध समीकरण E=mc² न केवल विज्ञान का बल्कि पूरी मानव सभ्यता का सबसे मशहूर समीकरण बन गया। ये समीकरण बताता है कि ऊर्जा और द्रव्य, मैटर, एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। इसी विचार ने परमाणु ऊर्जा और आधुनिक तकनीक की नींव रखी। इंसान आइंस्टाइन के अंदर। आइंस्टाइन का जीवन केवल विज्ञान तक सीमित नहीं था, वे शांति के पैरोकार थे। उन्होंने युद्ध, हिंसा और परमाणु हथियारों का विरोध किया। वे मानते थे कि विज्ञान तभी सार्थक है जब उसका उपयोग मानवता की भलाई के लिए हो। उन्होंने कहा था, कल्पना, इमेजिनेशन, ज्ञान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान हमें सिर्फ उस तक ले जाता है जो हम जानते हैं, लेकिन कल्पना हमें वहां ले जाती है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। अध्याय 1, जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। सन 1879, तारीख 14 मार्च, जगह जर्मनी का उल्म शहर। यही जन्म हुआ उस बालक का जो आगे चलकर विज्ञान की दुनिया का सबसे चमकता सितारा बना, एल्बर्ट आइंस्टाइन। उनके पिता का नाम था हार्मन आइंस्टाइन, जो व्यवसायी थे। वे बिजली से जुड़े उपकरणों का व्यापार करते थे और छोटे स्तर पर मशीनों का कारोबार भी चलाते थे। उनकी माँ का नाम था पॉलिन आइंस्टाइन, जो एक संवेदनशील और संगीत प्रेमी महिला थीं। पॉलिन पियानो बजाने में निपुण थी और चाहती थीं कि उनका बेटा भी संगीत से जुड़ाव रखे। यही कारण था कि एल्बर्ट को बचपन से ही वायलिन और पियानो की शिक्षा दी गई। आइंस्टाइन का परिवार यहूदी था, लेकिन बहुत धार्मिक नहीं था। वे आधुनिक सोच वाले और खुले विचारों वाले थे। इस पारिवारिक माहौल का असर एल्बर्ट के व्यक्तित्व पर गहराई से पड़ा। जन्म के समय की दिलचस्प बातें। कहा जाता है कि जब एल्बर्ट का जन्म हुआ तो उनका सिर सामान्य बच्चों से थोड़ा बड़ा था। परिवार को पहले चिंता हुई कि कहीं बच्चा असामान्य ना हो, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो गया। बचपन में वे ज्यादा बोलते नहीं थे। 4 साल की उम्र तक उन्होंने बहुत कम शब्द कहे। लोग सोचते थे कि ये बच्चा शायद सामान्य से अलग है, लेकिन वही अलगपन आगे चलकर प्रतिभा में बदल गया। बहन मारिया। एल्बर्ट की एक छोटी बहन भी थी, मारिया आइंस्टाइन, जिनका जन्म 1881 में हुआ। मारिया एल्बर्ट के बेहद करीब थी और जीवन भर उनसे गहरा रिश्ता बना रहा। जब एल्बर्ट अकेला या अंतर्मुखी महसूस करते तो मारिया उनके साथ हंसी मजाक करके माहौल हल्का कर देती। शुरुआती घर का वातावरण।
आइंस्टाइन का परिवार साधारण था, लेकिन माहौल में शिक्षा और संगीत की गहरी छाप थी। उनके पिता अक्सर मशीनों और बिजली के प्रयोगों के बारे में बातें करते, जबकि माँ संगीत और कला का महत्व समझाती। इस प्रकार एल्बर्ट को विज्ञान और कला दोनों का संगम घर पर ही मिला। बचपन में एल्बर्ट को खिलौनों से अधिक यांत्रिक चीजों में दिलचस्पी रहती थी। वे अक्सर पॉकेट वॉच, कंपास या अन्य उपकरणों को खोलकर देखने लगते कि ये कैसे काम करते हैं। शिक्षा का आरंभ। एल्बर्ट ने शुरुआती शिक्षा जर्मनी के म्यूनिख शहर में प्राप्त की, लेकिन शुरुआती स्कूल जीवन आसान नहीं था। एल्बर्ट का दिमाग जिज्ञासाओं से भरा था। वे शिक्षकों से ऐसे सवाल पूछते जिनका जवाब देना आसान नहीं होता। नतीजा ये हुआ कि कई बार शिक्षक उन्हें धीमा छात्र समझते, लेकिन उनके भीतर का उत्सुक बालक कभी नहीं रुका। जब उन्हें पिता ने एक दिन कंपास दिखाया और बताया कि सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है, तो एल्बर्ट आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, कैसे बिना किसी तार या डोर के ये सुई अदृश्य ताकत से प्रभावित होती है। यहीं से उनकी जिज्ञासा का पहला बीज पड़ा, जिसने आगे चलकर उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज में लगा दिया। परिवार के संघर्ष। आइंस्टाइन का परिवार हमेशा आर्थिक रूप से स्थिर नहीं था। उनके पिता का व्यापार कई बार घाटे में गया। इस कारण परिवार को अलग अलग शहरों में जाना पड़ा। इन परिस्थितियों ने एल्बर्ट को जीवन की सच्चाई और कठिनाइयों से परिचित कराया। अध्याय 2। बचपन और शुरुआती शिक्षा। एल्बर्ट आइंस्टाइन का बचपन एक साधारण से वातावरण में बीता, लेकिन उनका मन बेहद असाधारण सवालों से भरा था। बचपन की शिक्षा का अनुभव उनके लिए आसान नहीं रहा। धीमा या प्रतिभाशाली। आइंस्टाइन बहुत देर से बोलना शुरू हुए। जब वे 4 साल के हुए, तब जाकर उन्होंने पूरे वाक्य बोलना शुरू किया। इस कारण परिवार और शिक्षक उन्हें धीमा बच्चा मानते थे, लेकिन सच्चाई ये थी कि वे हर शब्द को सोच समझकर बोलते थे। उनकी सोच गहरी थी और वे अक्सर कल्पनाओं में खोए रहते। पहली जिज्ञासा, कंपास का रहस्य। एक दिन उनके पिता ने उन्हें एक छोटा सा कंपास दिखाया। एल्बर्ट ने देखा कि चाहे कंपास को किसी भी दिशा में घुमाओ, उसकी सुई हमेशा उत्तर दिशा में ही टिक जाती है। उन्होंने सोचा, आखिर ये कौन सी अदृश्य ताकत है जो सुई को खींच रही है। ये छोटी सी घटना उनके जीवन की पहली वैज्ञानिक जिज्ञासा बन गई। उन्होंने महसूस किया कि ब्रह्मांड में जरूर कोई रहस्यमय शक्ति है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन काम करती है। स्कूल की पढ़ाई। आइंस्टाइन ने अपनी शुरुआती शिक्षा म्यूनिख के एक स्कूल में शुरू की। स्कूल का वातावरण सख्त और अनुशासन प्रिय था। शिक्षकों को आज्ञाकारी और नियमों का पालन करने वाले छात्र पसंद थे, लेकिन एल्बर्ट का दिमाग हमेशा सवाल पूछता, क्यों, कैसे। वे रटकर पढ़ाई करने में कमजोर थे, लेकिन समझने और गहराई से सोचने में बेहद आगे थे। उनके शिक्षक कहते थे, ये बच्चा कभी जीवन में सफल नहीं होगा, लेकिन किसे पता था कि यही बच्चा पूरी दुनिया की सोच बदल देगा। गणित और विज्ञान में रुचि। हालांकि वे बाकी विषयों में सामान्य थे, लेकिन गणित और भौतिकी में उनका दिमाग बहुत तेज चलता था। 12 साल की उम्र में ही उन्होंने ज्यामिति और बीजगणित में महारत हासिल कर ली थी। उन्होंने खुद से किताबें पढ़ कर नए सिद्धांत समझे और सवाल हल किए। अकेलापन और संगीत। एल्बर्ट बचपन में थोड़ा अंतर्मुखी स्वभाव के थे। उनके ज्यादा दोस्त नहीं थे। वे अक्सर अकेले रहते, किताबें पढ़ते और वायलिन बजाते। संगीत उनके लिए सहारा था। जब भी वे पढ़ाई या जीवन से परेशान होते, वायलिन की धुन में खो जाते। परिवार की परेशानी और बदलाव। आर्थिक दिक्कतों के कारण आइंस्टीन का परिवार म्यूनिख से इटली चला गया, लेकिन एल्बर्ट को पढ़ाई के लिए वहीं छोड़ दिया गया। ये समय उनके लिए कठिन था, क्योंकि वे परिवार से दूर और अकेले हो गए। आखिरकार उन्होंने स्कूल छोड़ दिया और खुद पढ़ाई जारी रखी। स्वतंत्र सोच का बीज। इसी समय एल्बर्ट ने महसूस किया कि असली ज्ञान किताबों या अंधाधुंध पढ़ाई से नहीं आता, बल्कि सवाल पूछने और खोज करने से आता है। उन्होंने सोचना शुरू किया कि दुनिया जैसी दिखती है, क्या वो सचमुच वैसी ही है? यही सवाल उनके जीवन की दिशा तय करने वाले बने। अध्याय 3। गणित और भौतिकी के प्रति आकर्षण।
आइंस्टीन का बचपन भले ही धीमा कहे जाने की कहानियों से जुड़ा रहा हो, लेकिन एक चीज बहुत जल्दी सबको साफ दिखाई देने लगी थी, उनकी गणित और भौतिकी के प्रति गहरी रुचि। जहां दूसरे बच्चे खेलकूद या रटाई में लगे रहते, वहां एल्बर्ट घंटों तक किसी गणितीय सवाल या भौतिकी के सिद्धांत पर विचार करते रहते। 12 वर्ष की उम्र और ज्यामिति का जादू। जब आइंस्टीन लगभग 12 साल के थे, तभी उन्होंने जियोमेट्री की किताब पढ़ी। हर प्रमेय, हर सिद्धांत उन्हें किसी जादू जैसा लगता। वे कहते थे, ज्यामिति के प्रमाण में एक ऐसी सुंदरता है जो संगीत की धुन जैसी लगती है। उन्हें समझ आ गया था कि गणित केवल अंकों का खेल नहीं है, बल्कि ये प्रकृति की भाषा है। गणित से प्रेम और स्वाध्याय। आइंस्टीन इतने उत्साही थे कि वे खुद से किताबें खरीद कर पढ़ते। उन्होंने उच्च गणित और कैलकुलस की पढ़ाई भी बहुत कम उम्र में शुरू कर दी थी। वे खुद सवाल बनाते और फिर उन्हें हल करने की कोशिश करते। उनकी जिज्ञासा का स्तर इतना गहरा था कि कई बार शिक्षक भी उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाते। लेकिन ये असफलता एल्बर्ट को रोक नहीं पाती, बल्कि और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती। भौतिकी की ओर झुकाव। गणित के साथ साथ एल्बर्ट का ध्यान भौतिकी पर भी केंद्रित हो गया। भौतिकी यानी प्रकृति के नियमों को समझने का विज्ञान। वे सोचते, आखिर समय क्या है? प्रकाश कैसे चलता है? गुरुत्वाकर्षण जैसी ताकतें क्यों काम करती हैं? ये वे सवाल थे जो सामान्य छात्रों के दिमाग से बाहर थे, लेकिन एल्बर्ट के लिए जीवन का हिस्सा बन गए। विज्ञान की किताबें और प्रेरणा। युवावस्था में एल्बर्ट को कई प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की किताबें पढ़ने का अवसर मिला। उन्होंने आइजैक न्यूटन, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल और गैलीलियो गैलीली के सिद्धांतों को गहराई से पढ़ा। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के सिद्धांतों ने उन्हें खास तौर पर प्रभावित किया। वहीं गैलीलियो की कहानियों ने उन्हें ये सिखाया कि स्थापित धारणाओं को चुनौती देना भी विज्ञान का हिस्सा है। कल्पना की उड़ान। आइंस्टाइन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे। वे अक्सर सोच प्रयोग, थॉट एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। एक बार उन्होंने खुद से सवाल किया, अगर मैं प्रकाश की किरण पर सवार होकर चलूं तो मुझे क्या दिखाई देगा? यही कल्पना आगे चलकर विशेष सापेक्षता, स्पेशल रिलेटिविटी के सिद्धांत की नींव बनी। संगीत और गणित का संगम। उनकी मां ने बचपन से संगीत सिखाया था। आइंस्टाइन मानते थे कि संगीत और गणित में गहरा संबंध है। वे कहते थे, अगर मैं वैज्ञानिक न होता तो शायद संगीतकार होता। जब भी वे किसी कठिन गणितीय समस्या में फांसते तो वायलिन बजाते। संगीत उन्हें समाधान सोचने की नई ऊर्जा देता। अध्याय 4। स्विट्जरलैंड में छात्र जीवन। आइंस्टाइन का बचपन जर्मनी और इटली में बीता, लेकिन उनका असली बौद्धिक विकास हुआ स्विट्जरलैंड में। ये वही जगह थी जहां एल्बर्ट ने स्वतंत्र सोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जीवन की दिशा पाई। जर्मन शिक्षा व्यवस्था से असंतोष। जर्मनी के सख्त और अनुशासन प्रिय स्कूलों से आइंस्टाइन कभी संतुष्ट नहीं रहे। शिक्षक उन्हें आज्ञा न मानने वाला और ढीला छात्र मानते थे। वे कहते थे, तुम्हारे जैसे छात्र कभी जीवन में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एल्बर्ट को पढ़ाई का ढर्रा पसंद नहीं था। वे रटने में कमज़ोर थे, लेकिन समझने और सवाल उठाने में आगे थे। यही वजह थी कि उन्होंने जर्मन शिक्षा व्यवस्था को पीछे छोड़ दिया। इटली से स्विट्जरलैंड का सफ़र। परिवार आर्थिक कारणों से इटली चला गया, लेकिन एल्बर्ट ने तय किया कि वे अपनी पढ़ाई किसी ऐसे माहौल में करेंगे जहां स्वतंत्रता हो। इसलिए वे अकेले ही स्विट्जरलैंड पहुंचे और वहां की शिक्षा प्रणाली से जुड़ गए। आराउ का स्कूल। स्विट्जरलैंड का आराउ स्कूल उनके जीवन का एक अहम मोड़ था। यहाँ का वातावरण जर्मनी से बिल्कुल अलग था। यहाँ छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और सवाल पूछने की छूट थी। शिक्षक बच्चों को सिर्फ आदेश मानने वाला नहीं, बल्कि सोचने वाला इंसान बनाना चाहते थे। एल्बर्ट को यहाँ पहली बार लगा कि वे सही जगह पर हैं। यहाँ उन्होंने अपनी जिज्ञासा को खुलकर उड़ान दी। ज्यूरिख पॉलिटेक्निक, ETH ज्यूरिख। 1896 में 17 वर्ष की आयु में आइंस्टाइन ने स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक ज्यूरिख में दाखिला लिया। यही संस्थान बाद में ETH ज्यूरिख के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ एल्बर्ट ने गणित और भौतिकी को अपनी मुख्य पढ़ाई बनाया। उनके सहपाठियों में से कई ने आगे चलकर वैज्ञानिक दुनिया में नाम कमाया। लेकिन यहाँ भी एक समस्या थी।
आइंस्टाइन नियमित रूप से लेक्चर में उपस्थित नहीं रहते। वे कहते थे कि कई प्रोफेसर सिर्फ किताबें पढ़ा रहे हैं, न कि असल विज्ञान सिखा रहे। इसलिए वे अक्सर किताबें और शोध पत्र खुद से पढ़ते और अपनी राह चुनते। मित्रता और प्रेम। यही ज्यूरिख में उनकी मुलाकात हुई मिलेवा मारीक से, जो उनकी सहपाठी थीं और बाद में उनकी पहली पत्नी बनी। मिलेवा भी भौतिकी की छात्रा थीं और दोनों के बीच विज्ञान की चर्चाओं से गहरी दोस्ती हुई। इसके अलावा पॉलिटेक्निक में उनके कुछ घनिष्ठ मित्र बने, जिनके साथ वे देर रात तक वैज्ञानिक विचारों पर चर्चा करते। स्वतंत्र चिंतन का दौर। पढ़ाई के दौरान आइंस्टाइन ने बड़े वैज्ञानिकों के कामों का गहराई से अध्ययन किया, लेकिन वे आंख मूंदकर मानने वालों में से नहीं थे। वे अक्सर स्थापित सिद्धांतों पर सवाल उठाते और अपनी कल्पनाओं के आधार पर वैकल्पिक विचार गढ़ते। यही स्वतंत्र चिंतन आगे चलकर उनकी महान खोजों की नींव बना। डिग्री और संघर्ष की शुरुआत। 1900 में एल्बर्ट ने पॉलिटेक्निक से स्नातक की डिग्री हासिल की, लेकिन डिग्री के बाद तुरंत नौकरी नहीं मिली। प्रोफेसर उनसे खास खुश नहीं थे, इसलिए उन्हें शिक्षण या शोध का मौका आसानी से नहीं मिला। यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष का दौर। अध्याय 5। पहले शोध और संघर्ष का दौर 1900। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ज्यूरिख पॉलिटेक्निक से स्नातक की डिग्री तो हासिल कर ली, लेकिन अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी नौकरी। आइंस्टाइन का स्वभाव कुछ अलग था। वे लेक्चर में नियमित नहीं रहते थे और अक्सर अपने विचारों में खोए रहते। कई प्रोफेसर उनसे खुश नहीं थे। यही कारण था कि डिग्री लेने के बाद भी उन्हें नौकरी आसानी से नहीं मिली। बेरोजगारी और संघर्ष। डिग्री के बाद आइंस्टाइन महीनों तक बेरोजगार रहे। उन्होंने कई जगह आवेदन किया, लेकिन कहीं से सकारात्मक उत्तर नहीं आया। वे चाहते थे कि किसी विश्वविद्यालय में रिसर्च या अध्यापन का काम मिले, लेकिन उनके शिक्षक उन्हें सिफारिश करने में पीछे हट गए। ये दौर उनके जीवन का कठिन समय था। आर्थिक स्थिति कमजोर थी और भविष्य अनिश्चित। लेकिन इस बीच उन्होंने हार नहीं मानी। ट्यूशन और छोटे-मोटे काम। गुजारा करने के लिए आइंस्टाइन ने निजी ट्यूशन देना शुरू किया। वे बच्चों को गणित और भौतिकी पढ़ाते। हालांकि ये उनका सपना नहीं था, लेकिन इससे जीवन चलता रहा। ट्यूशन के बीच भी वे अपना समय सोचने और पढ़ने में लगाते। पहला वैज्ञानिक शोध पत्र। इसी दौरान 1901 में आइंस्टाइन ने अपना पहला वैज्ञानिक शोध पत्र रिसर्च पेपर लिखा। ये पेपर कैपिलरी परिघटनाएं पर था, जिसमें उन्होंने द्रवों और सतही बलों सरफेस फोर्सेस से जुड़े सवालों पर चर्चा की। ये पेपर एनालिन डर फिजिक नामक प्रसिद्ध पत्रिका में प्रकाशित हुआ। हालांकि ये पेपर क्रांतिकारी नहीं था, लेकिन इसने वैज्ञानिक समुदाय का ध्यान उन पर खींचा। ये उनके करियर की पहली सीढ़ी थी। स्विट्जरलैंड की नागरिकता। 1901 में ही एल्बर्ट ने स्विस नागरिकता प्राप्त की। अब वे जर्मनी के नागरिक नहीं रहे। ये कदम उनके लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने उन्हें स्वतंत्र सोच और शिक्षा की आज़ादी दी थी। असफल प्रेम और पारिवारिक दबाव। इस समय उनका रिश्ता अपनी सहपाठी मिलेवा मारिक के साथ गहराता जा रहा था। दोनों एक दूसरे को पत्र लिखते और वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा करते, लेकिन एल्बर्ट के परिवार को ये रिश्ता पसंद नहीं था। उनकी मां पॉलिन मानती थी कि मिलेवा उनके बेटे के लिए सही जीवन साथी नहीं है। ये तनावपूर्ण स्थिति आगे चलकर और जटिल होने वाली थी। मित्रों की मदद। आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों के बीच भी एल्बर्ट के कुछ मित्र उनका सहारा बने। वे उन्हें ट्यूशन दिलवाते और उनका हौसला बढ़ाते। आइंस्टाइन को विश्वास था कि एक दिन उन्हें मौका मिलेगा और वे विज्ञान की दुनिया में अपनी जगह बनाएंगे। अध्याय 6। पेटेंट ऑफिस की नौकरी और स्वतंत्र चिंतन। 1902। आइंस्टाइन की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। लंबे संघर्ष और बेरोजगारी के बाद आखिरकार उन्हें नौकरी मिली। ये नौकरी किसी विश्वविद्यालय या प्रयोगशाला में नहीं, बल्कि थी स्विस पेटेंट ऑफिस में। शहर था बर्न। पेटेंट ऑफिस की नौकरी। आइंस्टाइन को टेक्निकल एग्जामिनर के पद पर नियुक्त किया गया। उनका काम था नए आविष्कारों के पेटेंट आवेदन को पढ़ना, उनका अध्ययन करना और ये तय करना कि आविष्कार वास्तव में नया और उपयोगी है या नहीं।
वे दिन भर मशीनों के डिज़ाइन, विद्युत उपकरणों और तकनीकी प्रयोगों की फाइलें देखते। ये काम भले ही साधारण लगता हो, लेकिन इससे उन्हें नई नई तकनीकों और वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने का अवसर मिला। दिमाग की स्वतंत्रता। पेटेंट ऑफिस की नौकरी ने उन्हें आर्थिक स्थिरता दी, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण था स्वतंत्र चिंतन का समय। यहाँ उन्हें प्रयोगशाला के नियमों या प्रोफेसरों की डांट से जूझना नहीं पड़ा। वे फाइलों के बीच बैठकर चुपचाप सोचते रहते। समय क्या है? प्रकाश कैसे चलता है? क्या गति से चलते हुए घड़ियों का समय धीमा हो सकता है? उनका दिमाग हमेशा कल्पना और विचार प्रयोगों, थॉट एक्सपेरिमेंट्स में व्यस्त रहता। दोस्तों का छोटा सा समूह। बर्न में उन्होंने कुछ घनिष्ठ मित्र बनाए, मॉरिस सोलोविन, कोनराड हाबिच। ये तीनों अक्सर शाम को मिलते और विज्ञान, दर्शनशास्त्र, राजनीति और साहित्य पर चर्चा करते। वे अपने इस अनौपचारिक समूह को मजाक में ओलिम्पिया अकेडमी कहते थे। ये समूह उनके लिए प्रेरणा और मानसिक संतुलन का जरिया बना। विवाह और जिम्मेदारियां। इसी समय आइंस्टाइन का रिश्ता मिलेवा मारिक के साथ गहराया। 1903 में दोनों ने विवाह कर लिया। 1904 में उनका पहला बेटा हुआ, हांस एल्बर्ट आइंस्टाइन। अब एल्बर्ट एक पति और पिता भी थे, लेकिन उनके भीतर का वैज्ञानिक अभी भी आज़ादी और खोज में डूबा हुआ था। काम और कल्पना का संगम। दिन में पेटेंट ऑफिस की फाइलें और रात में विज्ञान की दुनिया, यही आइंस्टाइन की दिनचर्या बन गई। वे कहते थे, पेटेंट ऑफिस मेरा विचार प्रयोगशाला है। वहीं ठहरकर उन्होंने अपने महानतम विचारों को जन्म दिया। अध्याय 7, 1905, चमत्कारी वर्ष, मिराबिलिस पेपर्स। 1905, ये वर्ष विज्ञान के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इसे आइंस्टाइन का एनस मिराबिलिस यानी चमत्कारी वर्ष कहा जाता है। बर्न के छोटे से पेटेंट ऑफिस में काम करते हुए आइंस्टाइन ने 4 ऐसे शोध पत्र प्रकाशित किए जिन्होंने भौतिकी की नींव को ही हिला दिया। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, फ्रेज, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मार्च 1905 में उन्होंने प्रकाश पर एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, प्रकाश सिर्फ तरंग ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट्स यानी क्वांटा के रूप में भी होता है। इन्हें हम आज फोटॉन कहते हैं। इस विचार से समझ आया कि जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। यही घटना आज सोलर सेल, लाइट सेंसर और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का आधार है। ये वही काम था जिसके लिए उन्हें बाद में 1921 में नोबेल पुरस्कार मिला। ब्राउनियन गति। मई 1905 में प्रकाशित उनके दूसरे पत्र ने ये दिखाया कि सूक्ष्म स्तर पर अणु और परमाणु लगातार गति करते रहते हैं। ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने पहले ही देखा था कि पानी में तैरते परागकण, पॉलन, अजीब तरह से हिलते रहते हैं। आइंस्टाइन ने साबित किया कि ये गति पानी के अणुओं की अदृश्य टक्करों की वजह से होती है। इससे दुनिया को ठोस प्रमाण मिला कि परमाणु और अणु वास्तव में मौजूद हैं। विशेष सापेक्षता, स्पेशल रिलेटिविटी। जून 1905 में आइंस्टाइन ने वो पेपर प्रकाशित किया जिसने उन्हें अमर बना दिया, ऑन द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज। इसमें उन्होंने 2 बुनियादी सिद्धांत रखे। एक, भौतिकी के नियम हर जड़त्वीय पर्यवेक्षक इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए समान है। 2, प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट, हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। इन 2 विचारों से उन्होंने निष्कर्ष निकाला, समय और स्थान पूर्ण एब्सोल्यूट नहीं है, वे गति के आधार पर बदलते हैं। यानी तेजी से चलती हुई घड़ी धीरे चलती है और लंबाई सिकुड़ सकती है। यहाँ से भौतिकी की एक नई दुनिया का जन्म हुआ। ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण, E = mc²। दिसंबर 1905 में आइंस्टाइन ने एक संक्षिप्त पेपर लिखा जिसमें उन्होंने कहा, द्रव्यमान मास और ऊर्जा इनर्जी एक ही चीज के 2 रूप हैं। उनका समीकरण E = mc² इस विचार का प्रतीक बना। इसका अर्थ था थोड़े से द्रव्यमान में भी अपार ऊर्जा छिपी होती है। ये विचार बाद में परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय बम और आधुनिक तकनीक की नींव बना। एक साधारण वैज्ञानिक से महापुरुष तक। सोचिए,
बर्न के एक छोटे से पेटेंट ऑफिस का कर्मचारी, जिसने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नौकरी भी नहीं पाई थी, उसने एक ही साल में 4 ऐसी खोजें की जिन्होंने भौतिकी का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। इसी कारण 1905 को विज्ञान का सबसे महान वर्ष कहा जाता है। अध्याय 8, मान्यता और वैज्ञानिक जगत में प्रतिष्ठा। 1905 के बाद आइंस्टाइन अब कोई साधारण पेटेंट ऑफिस का कर्मचारी नहीं रहे। उनके शोध पत्रों ने भौतिकी जगत को हिलाकर रख दिया। वैज्ञानिक समुदाय ने अचानक देखा कि एक गुमनाम व्यक्ति ने ब्रह्मांड की समझ को नई दिशा दे दी है। आरंभिक उपेक्षा और धीरे धीरे मान्यता। शुरुआत में उनके विचारों को लेकर भ्रम और संदेह था। कई वैज्ञानिकों को ये स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था कि समय और स्थान बदल सकते हैं या कि प्रकाश कणों के रूप में भी मौजूद हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे प्रमाण सामने आने लगे और नए प्रयोगों ने उनके विचारों को सही ठहराना शुरू किया। 1907 में जब भौतिक विज्ञानी मैक्स प्लैंक ने उनके काम को गंभीरता से लिया, तब आइंस्टाइन को पहली बड़ी मान्यता मिली। विश्वविद्यालय में प्रवेश। 1909 में आइंस्टाइन को ज्यूरिख विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्ति मिली। ये उनके करियर का बड़ा मोड़ था। अब वे पेटेंट ऑफिस छोड़कर पूरी तरह विज्ञान को समर्पित हो सके। विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए भी वे लगातार शोध करते रहे। उनकी कक्षाएं छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत थीं, क्योंकि वे कठिन विषयों को सरल भाषा में समझाते थे। इसी दौरान वे प्लैंक और अन्य महान वैज्ञानिकों के संपर्क में आए। अब वे केवल एक सिद्धांतकार नहीं, बल्कि भौतिकी के भविष्य का मार्गदर्शक माने जाने लगे। सापेक्षता की चर्चा। विशेष सापेक्षता, स्पेशल रिलेटिविटी का विचार धीरे धीरे फैलने लगा। वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों इसे गंभीरता से लेने लगे। कई लोग इसे समझने की कोशिश करते और बहस करते। आइंस्टाइन खुद कहते थे, अगर मेरी थ्योरी सही है तो जर्मनी मुझे जर्मन कहेगा, फ्रांस मुझे फ्रांसीसी कहेगा, और अगर गलत साबित हुई तो सब मुझे यहूदी कहेंगे। ये उनके हास्यबोध और वास्तविकता बोध दोनों को दर्शाता है। निजी जीवन की चुनौतियां। जब आइंस्टाइन वैज्ञानिक दुनिया में ऊपर उठ रहे थे, उसी समय उनका व्यक्तिगत जीवन कठिनाइयों से गुजर रहा था। मिलीवा के साथ उनका रिश्ता तनावपूर्ण हो गया। वैवाहिक कलह ने उनके परिवार को तोड़ दिया और अंततः दोनों अलग हो गए। ये दौर उनके जीवन की भावनात्मक चुनौतियों का प्रतीक था। अध्याय 9, सामान्य सापेक्षता का उदय। विशेष सापेक्षता, स्पेशल रिलेटिविटी, ने विज्ञान को हिला तो दिया था, लेकिन आइंस्टाइन को लगता था कि ये अधूरी है। इसने गति और प्रकाश की बात तो थी, लेकिन गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी का समावेश नहीं था, और आइंस्टाइन मानते थे कि जब तक गुरुत्वाकर्षण की नई व्याख्या नहीं होगी, तब तक ब्रह्मांड की पूरी समझ संभव नहीं। खोज की यात्रा। 1907 में आइंस्टाइन ने एक अद्भुत विचार प्रयोग किया। अगर कोई व्यक्ति मुक्त रूप से गिर रहा है तो उसे गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव महसूस नहीं होगा। यही विचार बाद में उनके लिए इक्विवेलेंस प्रिंसिपल यानी समानता सिद्धांत बना। इस सिद्धांत में कहा कि गुरुत्वाकर्षण और त्वरण, एक्सिलरेशन, एक दूसरे से अलग नहीं है। यहीं से शुरू हुई उनकी 10 साल लंबी वैज्ञानिक यात्रा, जिसका परिणाम था सामान्य सापेक्षता, जनरल रिलेटिविटी। कठिन संघर्ष। आइंस्टाइन के लिए ये काम आसान नहीं था। गणित की जटिलता और सिद्धांत की गहराई ने उन्हें थका दिया। वे कहते थे, मेरे दिमाग में इतनी कठिनाइयां हैं कि मैं कभी-कभी पूरी रात सो नहीं पाता। कई बार उन्हें लगा कि ये काम असंभव है, लेकिन उनका दृढ़ निश्चय कभी टूटा नहीं। 1915 सिद्धांत का जन्म। अंततः 1915 में बर्लिन विश्वविद्यालय में आइंस्टाइन ने अपने व्याख्यानों की श्रृंखला में सामान्य सापेक्षता का पूरा सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने बताया, गुरुत्वाकर्षण कोई अदृश्य बल नहीं है, बल्कि ये समय स्थान स्पेस टाइम की वक्रता, कर्वेचर है। अर्थात द्रव्यमान, मैस, समय स्थान को मोड़ता है और उसी वक्रता में वस्तुएं चलती हैं। कल्पना कीजिए, एक खींचे हुए कपड़े पर भारी गेंद रख दी जाए तो कपड़ा धंस जाता है। उस धंसे हुए हिस्से में छोटी गेंदें घूमती हैं। ठीक वैसा ही काम ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण करता है। प्रयोग द्वारा प्रमाण। 1919 में ब्रिटिश खगोलशास्त्री सर आर्थर एडिंगटन ने सूर्य ग्रहण के दौरान आइंस्टाइन की भविष्यवाणी की जांच की।
उन्होंने देखा कि सूर्य के पास से गुजरने वाली तारों की रोशनी वास्तव में मुड़ रही थी। ये अवलोकन आइंस्टाइन के सिद्धांत की शानदार पुष्टि थी। विश्वनायक की पहचान। जब एडिंगटन के नतीजे सामने आए तो अखबारों ने सुर्खियां लगाईं। विज्ञान की नई क्रांति, न्यूटन पर आइंस्टीन की विजय। रातों रात आइंस्टीन विश्व प्रसिद्ध हो गए। अब वे केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी एक सितारे थे। लोग उन्हें देखने आते, उनके इंटरव्यू पढ़ते और उनका नाम हर जुबान पर था। अध्याय 10। प्रसिद्धि, विवाद और युद्धकाल। 1919 के सूर्य ग्रहण ने जब आइंस्टाइन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत को सही साबित किया, तब अचानक पूरी दुनिया बदल गई। एक साधारण प्रोफेसर रातों रात अखबारों की सुर्खियों में आ गया। अब हर कोई आइंस्टाइन को जानना चाहता था। विश्व की निगाहें। लंदन के द टाइम्स अखबार ने लिखा, क्रांति विज्ञान में, न्यूटन के नियम टूटे, आइंस्टाइन का सिद्धांत सही साबित। अमेरिका से लेकर जापान तक हर जगह आइंस्टाइन पर लेख छपने लगे। लोग कहते, ये वो इंसान है जिसने ब्रह्मांड को नए सिरे से समझाया। आइंस्टाइन खुद इस अचानक मिली प्रसिद्धि से थोड़े असहज थे। वे कहते, मुझे हमेशा अकेले रहना पसंद था, लेकिन अब लोग मुझे देखने आते हैं जैसे मैं कोई दुर्लभ जानवर हूँ। सम्मान और आलोचना। 1921 में आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि ये पुरस्कार उन्हें सापेक्षता के लिए नहीं बल्कि फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज के लिए दिया गया, क्योंकि उस समय तक वैज्ञानिक समुदाय के कई लोग सापेक्षता को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए थे। आलोचकों में कुछ वैज्ञानिक भी थे और कुछ यहूदी विरोधी लोग भी। जर्मनी में कई लोगों को ये बर्दाश्त नहीं था कि एक यहूदी वैज्ञानिक पूरी दुनिया में सम्मान पा रहा है। युद्ध का साया। 1920 के दशक में दुनिया प्रथम विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर I के घावों से उभर रही थी। आइंस्टाइन ने हमेशा युद्ध का विरोध किया। वे खुलेआम शांति, पीस और निरस्त्रीकरण, डिसआर्मेमेंट के पक्षधर थे। उन्होंने कहा, युद्ध मानवता की सबसे बड़ी मूर्खता है। उनकी इस सोच ने उन्हें और भी अलग बना दिया। कुछ लोग उन्हें शांति का दूत मानते तो कुछ लोग उन्हें राष्ट्र विरोधी कहकर आलोचना करते। व्यक्तिगत जीवन। इस बीच उनके निजी जीवन में भी उथल-पुथल रही। पहली पत्नी मिलिवा से तलाक के बाद उन्होंने अपनी चचेरी बहन एल्सा से विवाह किया। एल्सा ने उनके व्यस्त जीवन में स्थिरता लाने की कोशिश की और वे उनके साथ बर्लिन में बस गए। जनता का आकर्षण। जहां भी आइंस्टाइन जाते वहां भीड़ उमड़ पड़ती। उनके बिखरे बाल, साधारण कपड़े और मजाकिया अंदाज लोगों को मोह लेते थे। वे केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि आम जनता की नज़रों में एक संस्कृति नायक, कल्चरल आइकन बन चुके थे। अध्याय 11। नाज़ीवाद और अमेरिका की ओर पलायन। 1920 का दशक आइंस्टाइन के लिए वैज्ञानिक उपलब्धियों और प्रसिद्धि का था, लेकिन 1930 का दशक एक गहरे तूफान की तरह आया। यूरोप में एक नया खतरा उभर रहा था, एडोल्फ हिटलर और नाज़ीवाद। यहूदी होने की सज़ा। आइंस्टाइन यहूदी मूल के थे। नाज़ी विचारधारा यहूदियों को जर्मनी की समस्याओं का कारण मानती थी। इसलिए आइंस्टाइन नाज़ी प्रचार का आसान निशाना बन गए। अखबारों में उनके खिलाफ लेख छपते, उन्हें गालियां दी जाती और यहाँ तक कि उनके नाम पर पोस्टर लगाए जाते जिन पर लिखा होता, अगर कभी आप इस आदमी को देखें तो देशद्रोही को मार गिराइए। पलायन की शुरुआत। 1932 में जब राजनीतिक माहौल और बिगड़ गया तो आइंस्टाइन ने जर्मनी छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मुझे अपने विज्ञान पर गर्व है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी मेरी आत्मा और स्वतंत्रता है। वे पहले बेल्जियम, फिर ब्रिटेन और अंततः अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में नई शुरुआत। 1933 में आइंस्टाइन ने अमेरिका के प्रिंसटन विश्वविद्यालय, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में स्थायी पद स्वीकार किया। यहाँ वे इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी से जुड़ गए। अब वे जीवन भर यहीं रहे और प्रिंसटन उनका स्थायी घर बन गया। नाज़ी जर्मनी की प्रतिक्रिया। नाज़ी शासन ने उनकी संपत्ति जब्त कर ली और उनकी किताबों को जलाने के अभियान में शामिल किया। आइंस्टाइन के नाम पर जर्मनी में खुलेआम इनाम रखा गया, लेकिन आइंस्टाइन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अमेरिका से ही नाज़ीवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई।
वे शांति और मानवता के पैरोकार बनकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते रहे। व्यक्तिगत क्षति। नाज़ीवाद के कारण आइंस्टाइन के कई यहूदी मित्र और रिश्तेदार मारे गए या पलायन करने को मजबूर हुए। उनके दिल में दर्द था कि उनका अपना देश जर्मनी, जिसे वे कभी अपनी मातृभूमि कहते थे, अब उनका दुश्मन बन गया था। अध्याय 12। परमाणु बम और आइंस्टाइन की भूमिका। अमेरिका पहुंचने के बाद आइंस्टाइन ने विज्ञान और शांति दोनों क्षेत्रों में काम जारी रखा, लेकिन 1939 में दुनिया एक और भयानक युद्ध की ओर बढ़ रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध। यही वो समय था जब आइंस्टाइन का नाम परमाणु बम से जुड़ गया, हालांकि उन्होंने कभी बम बनाने पर सीधे काम नहीं किया। नाज़ी खतरा और यहूदी वैज्ञानिक। 1930 के दशक में यूरोप से कई यहूदी वैज्ञानिक अमेरिका आ गए थे। वे जानते थे कि अगर नाज़ी जर्मनी ने परमाणु ऊर्जा का उपयोग कर लिया तो पूरी दुनिया पर उसका कब्जा हो सकता है। इसी डर ने उन्हें आइंस्टाइन के पास पहुंचने पर मजबूर किया। आइंस्टाइन सिलैड पत्र। 1939 में वैज्ञानिक लेओ सिलैड ने आइंस्टाइन से संपर्क किया। सिलैड और अन्य वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन के नाम से अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को एक पत्र लिखा। इस पत्र में चेतावनी दी गई कि नाज़ी जर्मनी यूरेनियम से परमाणु बम बना सकता है और अमेरिका को भी तुरंत शोध शुरू करना चाहिए। आइंस्टाइन ने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए। यही पत्र बाद में अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की प्रेरणा बना, वही परियोजना जिसने पहला परमाणु बम बनाया। आइंस्टाइन की भूमिका और पछतावा। ये सच है कि आइंस्टाइन ने कभी परमाणु बम पर काम नहीं किया। उन्हें तो इस परियोजना में शामिल भी नहीं किया गया, क्योंकि अमेरिकी सरकार को लगता था कि वे बहुत अधिक शांति प्रेमी हैं। लेकिन जब 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए और लाखों लोग मारे गए, तो आइंस्टाइन बेहद दुखी हुए। उन्होंने कहा, अगर मुझे पता होता कि जर्मनी बम बनाने में असफल रहेगा तो मैं कभी वो पत्र नहीं लिखता। शांति के दूत। बमबारी के बाद आइंस्टाइन ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा परमाणु हथियारों के विरोध और शांति आंदोलन को समर्पित कर दिया। वे कहते थे, मानवता को जीवित रहने के लिए युद्ध छोड़कर शांति का मार्ग अपनाना ही होगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से लेकर विश्व नेताओं तक सभी से आग्रह किया कि वे परमाणु हथियारों पर नियंत्रण करें। अध्याय 13। युद्ध के बाद का जीवन और सामाजिक भूमिका। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दुनिया में राहत और भय दोनों फैला। राहत इस बात की कि युद्ध खत्म हुआ, लेकिन भय इस बात का कि अब मानवता के पास ऐसा हथियार था जो पूरी धरती को नष्ट कर सकता था, परमाणु बम। इस नए युग में आइंस्टाइन ने केवल वैज्ञानिक की भूमिका नहीं निभाई, बल्कि वे मानवता की अंतरात्मा की कॉन्शियंस ऑफ ह्यूमैनिटी बन गए। प्रिंसटन में जीवन। युद्ध के बाद आइंस्टाइन ने अपना अधिकांश समय प्रिंसटन के इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में बिताया। यहाँ वे विज्ञान पर काम करते, लेकिन अब उनका ध्यान शुद्ध भौतिकी से अधिक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर रहने लगा। वे कहते थे, मेरा असली धर्म मानवता की सेवा है। शांति और निरस्त्रीकरण। आइंस्टाइन ने सार्वजनिक रूप से परमाणु हथियारों का विरोध किया। वे चाहते थे कि दुनिया के सभी राष्ट्र मिलकर एक विश्व सरकार, वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाए, ताकि हथियारों की होड़ पर नियंत्रण रखा जा सके। उनका मानना था कि राष्ट्रीयता, नेशनलिज्म, एक बचकाना रोग है। ये मानवता के लिए खतरनाक है। सामाजिक मुद्दों पर आवाज। आइंस्टाइन केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक सीमित नहीं रहे। अमेरिका में उन्होंने नस्लभेद के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। वे अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के अधिकारों के पक्षधर थे और अक्सर कहते थे, नस्लवाद एक बीमारी है और मैं इस बीमारी का आजीवन विरोधी हूँ। उन्होंने अफ्रीकी अमेरिकी गायक और कार्यकर्ता पॉल रॉबसन और नागरिक अधिकार नेता W.E.B. डुबोइस का समर्थन किया। इज़राइल और यहूदी पहचान। आइंस्टाइन ने यहूदी लोगों के अधिकारों का समर्थन किया, लेकिन वे कट्टर राष्ट्रवाद से दूर रहे। 1948 में जब इज़राइल राष्ट्र की स्थापना हुई तो आइंस्टाइन ने उसका स्वागत किया, लेकिन वे चाहते थे कि ये राष्ट्र शांति और सहयोग पर आधारित हो। 1952 में इज़राइल ने उन्हें राष्ट्रपति पद का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया।
उन्होंने कहा, राजनीति में मेरे पास इतना अनुभव नहीं है कि मैं ऐसा पद संभाल सकूं। विज्ञान की खोज जारी। युद्ध के बाद भी आइंस्टाइन ने विज्ञान को नहीं छोड़ा। वे लगातार एक संपूर्ण एकीकृत सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी खोजने की कोशिश करते रहे, यानी ऐसा सिद्धांत जो गुरुत्वाकर्षण और विद्युत चुंबकत्व को एक सूत्र में बांध दे। हालांकि वे इसमें सफल नहीं हुए, लेकिन उनका ये प्रयास आने वाले वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा बन गया। अध्याय 14। आइंस्टाइन के अंतिम वर्ष। जैसे जैसे आइंस्टाइन की उम्र बढ़ रही थी, उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा, लेकिन उनकी सोच और जिज्ञासा अब भी वैसी ही तेज बनी रही। उन्होंने अपने अंतिम वर्षों में भी विज्ञान, समाज और शांति तीनों क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाई। विज्ञान में अंतिम प्रयास। आइंस्टाइन ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को संपूर्ण एकीकृत सिद्धांत, यूनिफाइड फील्ड थियरी को खोजने में लगा दिया। वे ये मानते थे कि प्रकृति की सारी शक्तियों को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। दिन रात वे समीकरणों पर काम करते रहते, भले ही उनकी सेहत बिगड़ रही थी, लेकिन ये सपना उनके जीवन काल में पूरा नहीं हो पाया। आज भी वैज्ञानिक उस ग्रैंड यूनिफाइड थियरी की खोज में लगे हैं। राजनीति और समाज में भूमिका। बुढ़ापे में भी आइंस्टाइन केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने परमाणु हथियारों के खिलाफ आवाज उठाना जारी रखा। 1955 में उन्होंने एक ऐतिहासिक अपील पर हस्ताक्षर किए, जिसे बाद में रसेल आइंस्टाइन घोषणापत्र कहा गया। इस घोषणापत्र में दुनिया के वैज्ञानिकों और नेताओं से कहा गया था, मानवता को ये तय करना होगा कि वो युद्ध छोड़ेगी या युद्ध मानवता को समाप्त कर देगा। ये घोषणा परमाणु हथियारों के खिलाफ विश्वव्यापी शांति आंदोलन की नींव बनी। व्यक्तिगत जीवन। प्रिंसटन में आइंस्टाइन एक साधारण जीवन जीते थे। वे सादा कपड़े पहनते, अक्सर बिना मोजे के घूमते और अपने वॉयलिन से समय बिताते। उन्हें नाव चलाना पसंद था, हालांकि वे अच्छे नाविक नहीं थे। लोग उन्हें देखकर अक्सर कहते, ये व्यक्ति दुनिया को बदल चुका है, लेकिन खुद बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह रहता है। अंतिम बीमारी। 1955 की शुरुआत में आइंस्टाइन की सेहत अचानक गिरने लगी। उन्हें एब्डोमिनल एओर्टिक एन्यूरिज्म की बीमारी थी, यानी पेट की मुख्य रक्तनली कमजोर होकर फूलने लगी थी। डॉक्टरों ने सर्जरी का सुझाव दिया, लेकिन आइंस्टाइन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे कृत्रिम रूप से जीवन बढ़ाना पसंद नहीं। जब मेरा समय पूरा हो जाए, मैं शांति से जाना चाहता हूँ। दुनिया से विदाई। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन अस्पताल में एल्बर्ट आइंस्टाइन का निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। मृत्यु से कुछ घंटे पहले भी वे वैज्ञानिक समीकरण लिख रहे थे। उनका दिमाग विज्ञान के रहस्यों में डूबा रहा, यहाँ तक कि अंतिम सांस तक। आइंस्टाइन के कहने पर उनका शरीर दाह संस्कार कर दिया गया और उनकी राख को गुप्त स्थान पर बिखेर दिया गया। वे नहीं चाहते थे कि उनकी कब्र पर भीड़ लगे। अंतिम विचार। आइंस्टाइन ने अपने जीवन के अंत में कहा था, मेरी जिंदगी का असली मकसद सेवा करना और इस अद्भुत ब्रह्मांड को समझना था। मैं जो कुछ भी हूँ वो मानवता का है। अध्याय 15। आइंस्टाइन की विरासत और योगदान। आइंस्टाइन का जीवन भले ही 1955 में समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत, लेगेसी, आज भी उतनी ही जीवित है। वो विरासत केवल भौतिकी तक सीमित नहीं, बल्कि दर्शन, समाज, राजनीति और शांति के विचारों तक फैली हुई है। वैज्ञानिक योगदान। आइंस्टाइन ने विज्ञान की कई शाखाओं को नया मोड़ दिया। 1. सापेक्षता का सिद्धांत, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, समय, स्थान और गुरुत्वाकर्षण की समझ को बदल दिया। 2. E=mc², ऊर्जा और द्रव्य के बीच के संबंध ने आधुनिक भौतिकी और परमाणु ऊर्जा की नींव रखी। 3. प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसने क्वांटम मैकेनिक्स और आज की सौर ऊर्जा तकनीक का मार्ग प्रशस्त किया। 4. ब्राउनियन गति, परमाणुओं और अणुओं के अस्तित्व का ठोस प्रमाण दिया। इन खोजों के बिना आधुनिक तकनीक, जीपीएस, लेजर, सोलर पैनल, परमाणु ऊर्जा, यहाँ तक कि अंतरिक्ष विज्ञान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दार्शनिक और मानवीय विरासत। आइंस्टाइन ने केवल समीकरणों में योगदान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इंसान को सोचने का नया तरीका भी सिखाया।
वे कहते थे, कल्पना ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने विज्ञान और मानवता को जोड़कर दिखाया कि खोज केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं, बल्कि मानव कल्याण के लिए होनी चाहिए। उन्होंने शांति, सहिष्णुता और विश्व नागरिकता, कॉस्मोपॉलिटनिज्म का संदेश दिया। सामाजिक भूमिका। आइंस्टाइन ने नस्लवाद, युद्ध और संकीर्ण राष्ट्रवाद का विरोध किया। उन्होंने विश्व सरकार और परमाणु हथियारों के नियंत्रण की वकालत की। उनकी आवाज ने आने वाले शांति आंदोलनों को गहरी प्रेरणा दी। शिक्षा और प्रेरणा। दुनिया भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं के लिए आइंस्टाइन जिज्ञासा और स्वतंत्र सोच के प्रतीक है। वे कहते थे, मैं कोई खास प्रतिभाशाली नहीं हूँ, मैं सिर्फ जिज्ञासु हूँ और लगातार सवाल पूछता हूँ। आज भी जब कोई बच्चा आसमान की ओर देखता है और पूछता है, तारे क्यों चमकते हैं, उस सवाल के पीछे कहीं न कहीं आइंस्टाइन की आत्मा मुस्कुरा रही होती है। लोकप्रिय संस्कृति में आइंस्टाइन। आइंस्टाइन केवल वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि एक वैश्विक सांस्कृतिक प्रतीक बन गए। उनका चेहरा, उनकी मुस्कान और उनकी अनोखी हेयर स्टाइल आज भी बुद्धिमत्ता का प्रतीक मानी जाती है। उनका नाम जीनियस का पर्याय बन चुका है। अध्याय 16। आइंस्टाइन का दर्शन और जीवन दृष्टि। आइंस्टाइन केवल एक वैज्ञानिक नहीं थे, वे गहरे दार्शनिक फिलोसोफर भी थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वे विज्ञान को केवल सूत्रों और प्रयोगों तक सीमित नहीं मानते थे, बल्कि उसे जीवन की गहराई और मानवता के अर्थ से जोड़ते थे। धर्म और आध्यात्मिकता पर विचार। आइंस्टाइन का धर्म पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं से अलग था। वे किसी व्यक्तिगत भगवान, पर्सनल गॉड में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वे ब्रह्मांड की अद्भुत संरचना को देखकर आश्चर्य से भर जाते थे। वे कहते थे, मैं उस ईश्वर में विश्वास करता हूँ जो ब्रह्मांड की सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था में झलकता है, न कि उस ईश्वर में जो मनुष्यों के भाग्य और कर्मों की परवाह करता है। उनका ये दृष्टिकोण स्पिनोज़ा's गॉड कहलाता है, यानी ऐसा ईश्वर जो प्रकृति और नियमों के रूप में मौजूद है। विज्ञान और नैतिकता। आइंस्टाइन मानते थे कि विज्ञान हमें सत्य, ट्रूथ तक पहुंचा सकता है, लेकिन अच्छाई और बुराई, गुड एंड इविल का निर्णय विज्ञान नहीं कर सकता। इसके लिए हमें मानवीय मूल्यों और नैतिकता की जरूरत है। वे कहते थे, विज्ञान बिना धर्म के लंगड़ा है और धर्म बिना विज्ञान के अंधा। शिक्षा पर दृष्टिकोण। आइंस्टाइन का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं है, बल्कि सोचने और प्रश्न पूछने की क्षमता जगाना है। उनके शब्दों में, शिक्षा वो है जो स्कूल में सीखे गए तथ्यों को भूल जाने के बाद भी बची रहती है। वे रोट लर्निंग, रटने की शिक्षा के खिलाफ थे और स्वतंत्र विचारधारा को सबसे जरूरी मानते थे। जीवन और खुशी। आइंस्टाइन का जीवन बेहद साधारण था। वे कहते थे, खुशी साधारण जीवन में है, सीमित इच्छाएं, अधिक जिज्ञासा और दूसरों की मदद करने की भावना। उन्होंने कभी धन या पद को महत्व नहीं दिया। उनका मानना था कि असली सफलता वही है जब इंसान दूसरों की भलाई के लिए जिए। युद्ध और शांति। युद्ध के अनुभवों ने आइंस्टाइन को गहराई से प्रभावित किया। वे बार बार कहते थे, शांति को बल प्रयोग से कायम नहीं किया जा सकता, ये केवल समझ और संवाद से संभव है। उनकी ये सोच आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए प्रासंगिक है। आइंस्टाइन का दर्शन हमें ये सिखाता है कि विज्ञान और आध्यात्मिकता विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। शिक्षा का असली उद्देश्य स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा जगाना है। सादगी, सेवा और शांति, यही जीवन के मूल मंत्र हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्ची प्रतिभा केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि जिज्ञासा, कल्पना और मानवता में छिपी होती है। उन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों को खोला, लेकिन साथ ही शांति और करुणा का संदेश भी दिया। आइंस्टाइन हमें ये याद दिलाते हैं कि विज्ञान का असली उद्देश्य इंसानियत की सेवा है। उनकी विरासत आज भी जिंदा है, हर सवाल में, हर खोज में, हर जिज्ञासा में। ये थी आइंस्टाइन की जीवन गाथा, एक साधारण इंसान की असाधारण कहानी। आप सुन रहे थे रेडियो पाठशाला। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।